शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। साइंस की पहली खबर हम देख रहे हैं वायरस से संबंधित। वायरस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। वायरस होते हैं ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट। पैरासाइट जैसे कि आप मच्छर के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। मच्छर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी वायरस भी होते हैं। ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। 1892 में क्या हुआ था, इन वॉस्की ने वायरस की खोज करी थी। सबसे पहले खोजा गया विषाणु कौन सा था, TMV। विषाणु शब्द लुई पास्चर द्वारा दिया गया। बीजेनेरिक ने विषाणु को कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम मतलब जीवित संक्रामक द्रव, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम लिविंग इन्फेक्शियस फ्लड कहा था। एक प्रकार से ऐसा लिक्विड जो कि लिविंग इन्फेक्शियस है, उसको कहा था उन्होंने क्या, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। जैसे कि हमने शुरू में उल्लेख किया है कि ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, तो इसकी जो नॉन लिविंग नेचर है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रोटोप्लास्ट का अभाव होता, मतलब इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें क्रिस्टलाइज होने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो पोलियोमाइलिटिस वायरस TMV फर्स्ट 1935 में स्टैनले ने TMV को क्रिस्टलीकृत किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। ये बिना किसी जीवित कोशिका के स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते। इनको चाहिए एक जीवित कोशिका, जीवित सेल चाहिए, तब जाकर ये जिंदा रह सकते। यानी इनमें कार्यात्मक शारीरिक का अभाव होता, मतलब ये खुद से कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मर जाएंगे यदि कोई कोशिका जिंदा नहीं रहेगी और ये उसके ऊपर नहीं बैठेंगे तो। इसके साथ साथ चौथे नंबर में बताया जाता है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को ये दर्शाते हैं जो केवल निर्जीवों में पाई जाती है। जिस प्रकार से निर्जीवों में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक इसी प्रकार से इन वायरस में भी हमें देखने को मिलती। इसमें श्वसन, ऊर्जा का संग्रहण तंत्र, वृद्धि और विभाजन अनुपस्थित होता है। अब क्योंकि ये निर्जीव है तो सांस कैसे लेंगे, ऊर्जा कैसे इकट्ठी करेंगे, वृद्धि और विभाजन इनमें नहीं होगा। यदि हम लिविंग नेचर की बात करें वायरस की, वो कैसा रहेगा, तो पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ये निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर की बात ये है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो म्यूटेशंस भी दर्शाता है, एक रूप से दूसरा रूप ये ग्रहण करते जाता है। कुछ वायरस में एंजाइम जैसे कि न्यूरेमिनिडेज, ट्रांसक्रिप्टेज और लाइसोजाइम भी होते हैं। वायरस ऑटोक्लेविंग और पराबैंगनी किरणों द्वारा मारे जा सकते हैं। यदि हमें इन वायरसों को ख़त्म करना है तो कैसे करके मार सकते हैं आप, पराबैंगनी किरणों के द्वारा या फिर ऑटोक्लेविंग के द्वारा। इसके अलावा पाँचवें नंबर में बात बताई जाती है ये क्या काम करते हैं, जो परपोषी कोशिका है जिनसे ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को ग्रहण करते हैं और इनके बहुगुणन के लिए जरूरी रसायन भी उत्पन्न करते हैं कि हम कैसे करके अपने आप में डबल हो सकते हैं। इसमें इन्फेक्टिविटी और होस्ट स्पेसिफिसिटी की क्षमता होती है। वायरस अनेकों संक्रमित रोगों के लिए उत्तरदायी है। वायरस के कारण बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखते हैं जैसे कि सामान्य सर्दी, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्पस, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज, हर्पीज, एड्स, सॉर्स इत्यादि। ये सारे जो है वायरस के चलते चलते होते हैं। इसके बाद यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो एक होता है एनवेलप जिसको हम आवरण बोलते हैं। इसका जो बाहरी आवरण है पतला रहेगा, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। इसमें छोटी उप यूनिट भी होते हैं जिनको हम पेप्लोमर्स कहते हैं। आवरण की प्रोटीन वायरस से और लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों परपोषी कोशिका से प्राप्त होते हैं। आवरण जिस
इन्वेलप की हम बात कर रहे हैं, वो किससे बन रहा है? प्रोटीन वायरस से, ठीक है। आवरण की जो प्रोटीन है वायरस से, इसके साथ साथ में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही उस सेल से प्राप्त होते हैं। ऐसे वायरस जिनमें आवरण पाया जाता है उन्हें आवरण विषाणु बोलते हैं, इन्वेलप्ड वायरस। एग्जाम्पल के तौर पर हर्पीज वायरस और वैक्सीनिया वायरस। और यदि आवरण नहीं है तो उन्हें नेक्ड वायरस कहते हैं। सेकेंड नंबर की जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है कैप्सिड। ये बाहरी प्रोटीन आवरण होता है जो उप यूनिट से मिलकर के बना है। इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इनकी संख्या वायरस विशिष्ट होती है। इनमें एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं। फिर है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में वायरस में या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है। वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों ही नहीं होते हैं। डीएनए युक्त जो वायरस होते हैं डीऑक्सीराइबोज वायरस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के बांटे गए हैं। एक है डीएनए डीजीएनए वायरस और एसएसडीएनए वायरस। पॉक्स विषाणु, फूल गोभी मोजेक वायरस, और जो एक रज्जु की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कैलीफेज F174 M13 अवस्था। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो बताया जा रहा है वैक्सीन की ट्रायल बहुत जल्दी चालू हो सकते हैं, क्योंकि इबोला जो वायरस है वो अपने पैर पसारते ही जा रहा है। इबोला वायरस का जो आउटब्रेक है वो चालू हुआ था युगांडा में ऑन सितंबर 20 आफ्टर वन केस वाज कन्फर्म्ड इन मुबेंडे डिस्ट्रिक्ट। द प्रीवियस डे हैज स्प्रेड टू एटलीस्ट 130 पीपल। इसकी शुरुआत हुई थी 20 सितंबर में, कहाँ? युगांडा से। बताया जा रहा है मुबेंडे डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रीवियस डे रहा था हैज़ स्प्रेड टू एटलीस्ट 130 पीपल एंड कॉस्ट 43 डेथ्स एज ऑन नवंबर 2। तो पिछले दिन का यहाँ पर रिकॉर्ड बताया जाता है कि पिछले दिन में ये लगभग 130 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था। प्रीवियस डे हैज़ स्प्रेड टू एटलीस्ट 130 पीपल, और इसके चलते चलते 43 लोगों की डेथ हो गई थी 2 नवंबर को। तो हम देख रहे हैं कि जो फैटलिटीज़ है, डेथ है, उसमें इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। हैज़ इन टर्न इंक्रीज द केस फैटलिटी रेट। डेथ ज़्यादा हो रही है तो डेथ की जो रेट है वो भी बढ़ते जा रही है। वहीं यदि हम बात कर लें लैब कन्फर्म केसेस में 33%, मतलब 130 केस आ रहे हैं तो उसमें 43 लोगों की डेथ हो रही है, तो उसका परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो ये हो जाता है 33%। द केस फैटिलिटी रेट वाज 26.5%। केस के हिसाब से यदि हम देखेंगे फैटिलिटी रेट को तो 128 में 34 लोगों की डेथ हो रही है। 29 अक्टूबर का ये डाटा है। तो ZLT जीटा यहाँ पर लिखा गया है, जिट इज नॉट द इंक्रीज इन केस फैटिलिटी रेट एलोन दैट इज काजिंग कंसर्न। बताया जा रहा है कि मृत्यु दर में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, केवल यही एक बात चिंता की नहीं है। द डेडली वायरस हैज़ नाउ रीच्ड द कैपिटल सिटी कंपाला। फैलते फैलते अब ये कहाँ पहुँच गया है? कंपाला पहुँच गया है, कैपिटल सिटी में। द वायरस वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द रूरल एरियाज ऑफ युगांडा सिंस द आउटब्रेक बिगन इन सितंबर। सितंबर के महीने में आप देखोगे तो गांव गांव तक फैल रहा था। आज के टाइम में ये राजधानी के लेवल पर पहुंच गया है, कंपाला में। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना यदि हम शहर से करें और वो भी राजधानी के लेवल से करें तो अब गांव में आप देखते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, दूर दूर में घर बने हुए रहते हैं, इसलिए इनका जो स्प्रीड है तेज़ी से नहीं होता है। लेकिन शहर में लोगों का आना जाना, डेंस पॉपुलेशन होती है, इस कारण से बहुत तेज़ी के साथ में ये वायरस फैलता है और लोगों को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आप यहाँ थे, कल दूसरे शहर चले गए, परसों रायपुर चले गए, इस प्रकार से आप देखोगे तो इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से प्रकोप के बड़े होने की संभावना बढ़ गई है, स्पेशल रूप से क्योंकि वायरस पहले ही स्कूलों बच्चों में फैल चुका है। 3 स्कूलों के 6 स्कूली बच्चों ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण दिया है और 28 अक्टूबर को एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। साथ ही एक जोखिम और भी है, सीमाओं के पार फैल रहे वायरस के कारण, क्योंकि वायरस अब राजधानी शहर में मौजूद हो गया है।
2014 से 16 के बीच में जो इबोला आया था उसके उल्टे में जो गिनी में चालू हुआ था, दो अन्य पश्चिमी अफ्रीकी देशों सियरा लियोन और लाइबेरिया में फैल गया। जुलाई 2014 तक युगांडा में प्रकोप कहाँ? सूडान, जो दुर्लभ सूडान है, इसका भी एक तनाव का कारण होता है कि सूडान में भी ये स्प्रेड हो रहा है। 2014 से 16 के बीच में जो इबोला का प्रकोप हुआ था, 28,000 से ज़्यादा लोगों में ये फैला था और 11,000 लोगों की डेथ हो गई थी। इसने रिंग वैक्सीनेशन के माध्यम से मर्क के टीके के परीक्षण की अनुमति दी थी। अब यदि हम करंट की सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर द सूडान स्ट्रेन। सूडान का जो वेरिएंट है उसके लिए बात करी जा रही है ऑफ द इबोला वायरस। द सिल्वर लाइनिंग इज दैट मर्क हैज़ डेवलप्ड ए वैक्सीन स्पेसिफिकली अगेंस्ट द सूडान स्ट्रेन। अच्छी बात यह हो गई है कि मर्क ने डेवलप जो किया था वैक्सीन, पार्टिकुलरली वो किसके लिए थी? सूडान स्ट्रेन के लिए थी 2015 और 2016 में, आफ्टर द सक्सेस विद द वैक्सीन अगेंस्ट जायरे स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मंकीज़ के ऊपर, बंदरों के ऊपर टेस्टिंग की जा रही। देखिए, सिंस देयर वाज नो आउटब्रेक ऑफ इबोला, चूँकि इबोला का किसी भी प्रकार का हमने आउटब्रेक नहीं देखा है। आउटब्रेक मतलब संक्रमण। किसके चलते चलते? सूडान स्ट्रेन के चलते चलते सितंबर तक इस साल में। सितंबर के महीने तक देखेंगे 2022 में आप, तो सूडान स्ट्रेन फैला नहीं था। अब हमारे पास जो लार्ज स्टॉक रखा था वैक्सीन का, किसके लिए थी ये वैक्सीन? सूडान स्ट्रेन के लिए। आज के टाइम में पूरे स्प्रेड कर दिए हम युगांडा में, वाज नेवर टेस्टेड ऑन पीपुल। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, वैक्सीन तो हमने बनाए थे लेकिन इस वैक्सीन का टेस्ट हम नहीं कर पाए थे। अब लेकिन ये जो वायरस है इसका टेस्ट किया गया किस पर? मंकीज़ के ऊपर, एंड वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द वायरस। और हमने ये पाया कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था यदि हम वायरस से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो। जॉन कोहेन हैं साइंस के, रिसेंटली इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि जो मार्क वैज्ञानिक थे 2021 में डिस्ट्रॉय कर दिया था द कैंडिडेट वैक्सीन दैट इट हैज़ इन वाइल्स। वाइल्स मतलब सीसी के अंदर जो हम वैक्सीन भर भर के रखे थे उनको क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द वैक्सीन हैड एक्सपायर्ड, और वैक्सीन कैसी हो गई? एक्सपायर्ड हो गई। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है जो वैक्सीन हम स्टोर करके रखे थे बल्क के रूप में, थोक में, बहुत सारी मात्रा में, वाज फाउंड टू बी वाएबल। यदि हमारे पास कहीं पर स्टॉक बचा हुआ है तो वो जो वैक्सीन है आज के टाइम में भी वाएबल है, मतलब कारगर साबित हो रही है, डिस्पाइट मोर देन 6 ईयर्स आफ्टर दे वर प्रोड्यूस। 6 साल पहले आपने इनका उत्पादन किया था, उत्पादन से 6 साल के बाद आप देख रहे हैं कि ये असरदारक है। अब जो मर्क की वैक्सीन थी किसके लिए? सूडान स्ट्रेन के लिए बनाई गई थी। टू अदर वैक्सीन बाई सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट, दो और भी वैक्सीन थी, किसने बनाया था? सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये प्रोसेस में है, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए हम इनका प्रोडक्शन करेंगे। जबकि जो मर्क की वैक्सीन थी ये यूज़ करती है किसको? VSV, वैस्कुलर स्टोमेटिस वायरस। VSV प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था मर्क नामक वैज्ञानिक में। बोथ सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूज चिंपांजी एडेनो वायरसेस टू कैरी द वायरस प्रोटीन इनटू ह्यूमन। चिंपांजी से ये प्रोटीन को उठा रहे हैं और मानव के शरीर में डाल दे रहे हैं। कौन सी? ये जो दो यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे वो इस मेथड का इस्तेमाल करती, मच लाइक द एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन।
आप इसकी तुलना कर सकते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ में, जो कि कोरोना के लिए यूज़ की जाती है। रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, तो इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रिंग है इसका वैक्सीन का एमंग द कॉन्टैक्ट्स माइट बीइंग बाय मिड नवंबर। अब सबसे पहले क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, तो इसके लिए रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, बताया जा रहा है मिड नवंबर तक। ऑन 26 अक्टूबर युगांडा मीडिया सेंटर का क्या कहना है, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऑल 3 कैंडिडेट वैक्सीन वुड बी एवेल्यूटेड। 3 कैंडिडेट वैक्सीन अपनी कौन कौन सी हो गई, एक मर्क की हो गई और 2 हो गई अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है रूथ एकेंग ओकेरो, इनिशियल प्लान इज टू टेस्ट द वैक्सीन ऑन 3000 कॉन्टैक्ट्स। सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि 3000 लोगों के ऊपर क्या करें, इसका टेस्टिंग करें। कॉन्टैक्ट्स ऑफ 150 लैब कंफर्म केसेस, 150 जो केसेस आए हैं लैब ने कंफर्म किया है, उनके संपर्क में जो जो व्यक्ति हैं, तो लगभग 3000 को हम उनका जांच परीक्षण करने वाले हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। इसके बाद वाली साइंस की हमारी न्यूज़ है यूनेस्को से संबंधित। यूनेस्को ने वार्निंग दिया है कि जो थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर में जो थर्ड नंबर का रहा है वो अंडर थ्रेट में है, ऐसी वार्निंग यूनेस्को के द्वारा दी गई है। ए थर्ड ऑफ ग्लेशियर्स ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर अंडर थ्रेट regardless of effort to limit temperature increase, a study conducted by the UN body has found। रीजन बताया जा रहा है कि तापमान बढ़ने के चलते चलते ऐसा हो रहा है। यूनेस्को ने जिन ग्लेशियरों को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में डाला था, आज उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो थ्रेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब पिघलते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और रीज़न है टेम्परेचर का राइज होना। फिर भी बताया जा रहा है, इस स्टडी में ये कहा गया है, ये भी पॉसिबल है कि हम सेव कर सकते हैं अदर टू थर्ड्स को। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम 2/3 हिस्से को, ग्लेशियर का जो पिघल रहा है 2/3 हिस्से को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इफ द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर डिड नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरिया से आप तुलना करिए, और 1.5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने मत दो, तो आप सेव कर सकते हैं 2/3 हिस्से को। यूनेस्को ने कहा है कि ये हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा मेजर चैलेंजेस होने वाला है फॉर द डेलीगेट्स एट द अपकमिंग COP27। आने वाली जो COP27 की मीटिंग है, उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए आने वाला है कि कैसे कर हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं। तो जो 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जिसको शॉर्टकट में COP27 कहा जा रहा है, इसका आयोजन होने वाला है नवंबर 6 से लेकर के 18 के बीच में इसी साल इजिप्ट में। तो COP27 का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है टू हेल्प फाइंड सॉल्यूशन। इस इशू को लेकर के हमें कुछ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्रूशियल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होना। यूनेस्को इस मामले में काफ़ी दृढ़ है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं देश की सरकारों को परस्विंग दिस गोल, ताकि वो इस गोल को हासिल कर सकें। अब हम यदि इसमें और भी चीज़ें और भी बातें जोड़ें, तो लिखा है टू ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड कार्बन इमिशन, द यूनेस्को इज एडवोकेटिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल फंड। यूनेस्को कहता है कि जब तक सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, वो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज से नहीं निपट सकते। तो हमें इसके लिए एक इंटरनेशनल फंड की स्थापना करना है फॉर ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन, ताकि हम ग्लेशियर की मॉनिटरिंग कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना।
आगे इस प्रकार का जो फंड बनाया जाएगा उसके महत्व को बताया जा रहा है। यदि हमारे पास ये पैसा रहेगा तो इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला हमको रिसर्च के ऊपर। इसके साथ साथ में हम प्रमोट कर पाएंगे नेटवर्क एक्सचेंज को बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स, इसमें कंट्री भी शामिल है। इसके बाद यहाँ पर ग्लेशियर के महत्व को बताया जाता है कि जो ह्यूमैनिटी है, मतलब मानव है, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो वाटर का सोर्स है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम एग्रीकल्चर में भी उनका इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी ग्लेशियर से निकले पानी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर होते हैं वो पिलर के रूप में काम करते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। फीडिंग मैनी इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए भी ये फीड का मतलब खाने का सहारा है, ऐसा कहा जाता है। यदि जो ग्लेशियर हैं तेज़ी के साथ में मेल्ट होते जाते हैं, पिघलते जाते हैं, तो जो मिलियंस ऑफ पीपल है वो फेस करेंगे वाटर स्कैरसिटी के, मतलब कि जल की कमी को वो फील करने वाले हैं। इसके साथ साथ में रिस्क बढ़ जाएगा नेचुरल डिजास्टर का, जैसे कि फ्लडिंग, और हम देख लेते रहते हैं पहाड़ी राज्यों में जो फ्लड आती है, मिट्टी वाली फ्लड आती है। एंड मिलियंस मोर मे बी डिस्प्लेस्ड बाय द रिजल्टिंग राइज इन सी लेवल। अब सी लेवल यदि बढ़ता है तो बहुत सारे जो लोग हैं समुद्र के किनारे में रहते हैं, उनको भी वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और इसी प्रकार से फिर भूमि पर दबाव बढ़ते जाता है, भूमि का रेट बढ़ते जाता है। ये सारी घटनाएं इसी के चलते चलते होती हैं। इस स्टडी में ये भी हाईलाइट किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें कट करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। इसके साथ साथ में इन्वेस्ट करना हमको नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन में, विच कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। इसी से क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज कैसे होने वाला है, उसका जो असर है वो मिटिगेट होगा, मतलब कम होगा। कम से भी कम यदि हम बात करें 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ये होम मानी जाती हैं ग्लेशियर्स के लिए, रिप्रेजेंट करती हैं ऑलमोस्ट 10% ऑफ द अर्थ्स टोटल ग्लेशियराइज्ड एरिया को। तो जो यूनेस्को की स्टडी है इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनेस्को ने IUCN के साथ में मिलकर के स्टडी किया है। उसमें ये बताया जाता है इस प्रकार के जो ग्लेशियर्स हैं ये रिट्रिएटिंग कर रहे हैं, मतलब कि पीछे हटते जा रहे हैं। एक्सिलरेटेड का जो एक्सिलरेटेड रेट्स है 2000 के साल से ही, और रीजन बताया जा रहा है कार्बन के उत्सर्जन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के कारण, विच आर वार्मिंग टेम्परेचर। CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर हमारे पिघलते जा रहे हैं। इसके साथ में बताया जा रहा है करेंटली जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 58 बिलियन टन आइस एवरी ईयर। 58 बिलियन टन हर साल जो है पिघलते जा रही है बर्फ। ये इक्विवेलेंट है, बराबर है किसके, कंबाइंड एनुअल वाटर यूज ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। सालाना फ्रांस और स्पेन मिलकर के जितना पानी यूज़ करता है उतना पानी जो बर्फ़ के रूप में जमा है वो पिघलते जा रहा है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 5% ऑफ ऑब्जर्व ग्लोबल सी लेवल राइज। साइंस की अगली न्यूज़ आई है स्नैक बाइट को लेकर के, मतलब सांप काटने के चलते चलते जो लोगों की डेथ हो जाती है उसका डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और इसके साथ साथ में कुछ रीजन बताए गए हैं और क्या क्या तैयारी करने की हमें ज़रूरत है, ये सब बातें भी यहाँ पर देखेंगे। 60,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है इंडिया में स्नैक बाइट के चलते चलते हर साल, और जो मेजॉरिटी है स्नैक बाइट्स की डेथ की ग्लोबली यदि हम बात करें विश्व लेवल पर, वो कहाँ तक है, 64,000, टोटल 78,600 डेथ में से कहाँ पर होती है, इंडिया में होती है, विथ उत्तर प्रदेश रिपोर्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो कुछ राज्यों के नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेथ है उत्तर प्रदेश में होती है,
फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है और फिर राजस्थान का नंबर है। तो जो स्नेक बाइट है, जिसको हम ट्रॉपिकल डिसीज़ बोलते हैं, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में। इसके साथ साथ में और भी जो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, ये बहुत लंबे समय से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल एस्टिमेशन है डेथ का ड्यू टू स्नेक बाइट्स, ठीक है, इसको अभी तक जो है जाना नहीं गया है। एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि रिसर्चर शामिल थे इसमें 21 कंट्रीज़ के, और इसको पब्लिश किया गया था नेचर कम्युनिकेशन में। रिसेंटली उसमें ये एस्टिमेशन लगाया गया है जो वास्ट मेजॉरिटी है स्नेक बाइट्स डेथ की ग्लोबली, वो कितनी है? 64,100। टोटल है 78,600 डेथ्स में थे, तो 78,600 में से 64,100 कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। इस स्टडी में ये भी सजेशन दिया गया है कि जो ग्लोबल टारगेट है, ग्लोबल टारगेट ऑफ हाल्विंग द नंबर ऑफ डेथ, मतलब कि है हमने जो ग्लोबली टारगेट रखे हैं टारगेट डेथ और इंजरी को लेकर के, स्नेक बाइट्स को लेकर के, बाई 2030 इज़ अनलाइकली टू मीट। हम जो टारगेट निर्धारित करे थे कि 2030 तक इनकी डेथ को हम इतना कम कर देंगे, या फिर जो इंजरी हो रही है उसको हम इतना टारगेट कम कर देंगे, तो उसको हम अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है हाल्व। हाव हाव का मतलब होता है कि हम जो है इनकी संख्या को आधी करेंगे। आधा कम हो जाना, किसी चीज़ को आधा कम कर देना, उसको बोलते हैं हाविंग। इंडिया की हालत यहाँ पर बहुत ही ख़राब बताई जाती है। करंट की जो स्टडी आई उसमें ये बताया जा रहा है कि स्नेक बाइट के चलते चलते जो डेथ हो रही है इंडिया में, वो ऑलमोस्ट 80% हायर है ग्लोबल डेथ से, यदि हम देखें तो। ग्लोबली जो डेथ हो रही है उससे भी ज़्यादा करंट स्टडी बताई जा रही है कि 80% ज़्यादा ही डेथें हमारे यहाँ पर होती हैं, और इंडिया रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आधी मौतें हमारे देश में ही हो रही हैं ग्लोबली, यदि हम देखें स्नेक बाइट के चलते चलते तो। इंडिया का डाटा यहाँ पर फिर से बताया जाता है, उत्तर प्रदेश टॉप में रहा है, इसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान। उत्तर प्रदेश में 16,100 लोगों की डेथ हुई, मध्य प्रदेश में 5,790 की डेथ हुई सालाना, और राजस्थान में हुई है 5,230 की। ये जो स्टडी की गई थी उसमें ये अंदाज़ा लगाया गया है एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, एज के हिसाब से यदि हम मानक तैयार करें डेथ रेट का, जो कि घटनाएं घटित होती हैं अलग अलग एज स्ट्रक्चर में, अलग अलग कंट्रीज़ में। इसी के चलते चलते हम दो देशों के बीच में तुलना कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो 4.1 है पर 1 लाख, 1 लाख में हैं 4 का दर। और बताया जा रहा है कि ये भी जो है पूरे ग्लोबली यदि हम देखें तो विश्व लेवल पर हाई रहा है, एंड मैनी टाइम्स ओवर देन द ग्लोबल फिगर ऑफ 0.8 डेथ्स पर 1 मिलियन। और ग्लोबल का जो एवरेज रहा है वो कैसा रहा है? 1 लाख लोगों में 0.8 लोगों की डेथ होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना है? 1 लाख में 4 लोग। केवल सोमालिया ऐसा देश रहा है जहाँ पर हायर एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट रहा है देन इंडिया। वहाँ पर कितना है? 1 लाख में 4.5। और ये इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ का या फिर सोमालिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो एकदम बेकार हो गया है। इसी के चलते चलते ज़्यादा से ज़्यादा डेथें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो सांप काटे हैं और उनको जो है हेल्थ की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, इसी के चलते चलते उनकी डेथ हो जाती है। अब यदि हम बात करें इंडिया की, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हैव इवन हायर एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। 3 राज्यों के नाम बताए गए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर जो है हायर एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट रहा है, कितने कितने का? 6.5, 6, 5.8, यदि हम 1 लाख लोगों में देखें तो।
तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से स्नैक बाइट के चलते चलते डेथें हो रही हैं। हमारे देश में नेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की गई है सरकार के द्वारा, ताकि स्नैक बाइट के चलते चलते जो डेथें हो रही हैं इंडिया में उसको हम रिड्यूस कर सकें। रिसेंटली बताया जा रहा है, कुछ रिकॉग्नाइज दिए गए हैं किसके स्नैक बाइट्स को लेकर के एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। विथ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया था एक नेशनल सर्वे, ताकि एस्टिमेशन हम लगा सकें, इस बर्डन का अंदाज़ा लगा सकें। वाइल दिस विल बी हेल्प नो द बर्डन बेटर, इससे हम स्नैक बाइट का जो बर्डन है उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यदि इसमें अब्सेंस है, अनुपस्थिति है किस चीज़ की, स्पेसिफिक नेशनल स्ट्रेटजी की, कि हम इसको एड्रेस कैसे करेंगे, यदि हमें ये ही नहीं पता है तो किसी भी प्रकार का आप प्रोग्राम चला लो वो सफल नहीं होने वाला है, वो प्रिवेंट नहीं करवाना है। अब हम देख रहे हैं कि हाई नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं ड्यू टू स्नैक बाइट्स। हमें ज़रूरत है, नीड फॉर ए स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन स्नैक बाइट प्रिवेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले तो स्नैक बाइट की प्रिवेंशन पर हमें फोकस करना है, फिर हमें हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत करना है। यदि हम रोकना चाहते हैं स्नैक बाइट्स को, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधारण तौर पर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, लोगों में हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। दिस इज सो बिकॉज स्नैक बाइट्स its core is due to snake human environment conflict tied to many social culture religious aspect। मेन रीजन यही हो जाता है कि जहाँ आप घर में रह रहे हैं, घर में ही आपके सांप आ जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी के चलते चलते ऐसा दिखाई देता है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या कर सकते हैं, हमें जो है इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, इसके साथ साथ में कोड साइनिंग कम्युनिटी कोडिंग करना है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम की, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें स्नैक बाइट्स को, विच आर टेस्टेड थ्रू कम्युनिटी रैंडमाइज क्लस्टर ट्रायल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें कुछ ट्रायल लेने पड़ेंगे जो कि कम्युनिटी पे आधारित होने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि ये जो डेथ हो रही है वो कम हो, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है प्राइमरी हेल्थ केयर को इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम की मांग है। आपको जो है गांव लेवल पर ही यदि इसका चिकित्सा आप उपलब्ध करा देते हैं, तो जो गांव से 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ले ले के लोगों को जाते हैं, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। इसलिए हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसको हमें मजबूत करने की जरूरत है। साइंस की हम अगली न्यूज़ देखने वाले हैं, एक रेप्टाइल से संबंधित हमें एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ है जो बताया जा रहा है कि ये 167 मिलियन साल पुराना है। एक स्टडी है, कहाँ पर, नेचर में प्रकाशित हुई है। यहाँ से ये पता चला है कि नियर कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एन अर्ली रेप्टाइल फ्रॉम द मिडल जुरासिक पीरियड ऑफ स्कॉटलैंड। जगह का नाम है स्कॉटलैंड, टाइम पीरियड है मिडल जुरासिक का। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है, स्केलेटन प्राप्त हुआ है, कंकाल प्राप्त हुए हैं रेप्टाइल के। इस जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल इम्प्रूव कर सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, किसकी, एनाटॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट लीड टू एस्टेब्लिश ऑफ बॉडी प्लान ऑफ रेप्टाइल सच एज मॉडर्न लिजार्ड। आज के टाइम में जो मॉडर्न जो लिजार्ड हैं, छिपकलियां हैं, उनकी बॉडी का विकास कैसे हुआ, इस अध्ययन से, इस रिसर्च से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। ये जो स्केलेटन है वो किसका है, बेलारिसिया ग्रेसिलस, एक प्रिमिटिव स्क्यूमेट है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, स्क्वामेट, स्क्वामेट, इसको भी हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि ये स्क्वामेट आखिर होता क्या है। ये देख लीजिए,
इसको हम बोलते हैं हमारे गांव में बाम्भनी। तो ये सारी जो कैटेगरी आप देख रहे हैं रेप्टाइल के अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं की पिक्चर थी। Squamates are a group of reptiles that includes more than 10,000 living species. Descendant मतलब वंशज माने जाते हैं from a shared common ancestor that lived 240 मिलियन ईयर ago। तो जो स्क्वामेट वर्ड हम यूज़ किए हैं इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी लिविंग स्पीसीज आ जाती हैं, लगभग 10,000 जीव जंतु इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं साइंस के अलावा कुछ न्यूज़। वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड की न्यूज़ में हम देखेंगे ईरान को। ईरान ने टेस्ट किया है खेम 100 मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम है दैट कैन कैरी सैटेलाइट्स। ये क्या काम करेगा? सैटेलाइट को कैरी कर सकता है। ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है इसने टेस्ट किया है एक नए सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट को। किस दिन? शनिवार के दिन। स्टेट मीडिया रिपोर्टेड ए डेवलपमेंट लाइकली टू एंगर द यूनाइटेड स्टेट। इससे क्या हो सकता है? यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रॉब्लम खड़ी होते जा रही है। वाशिंगटन को ये डर लग रहा है कि ये जो सेम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी है यूज्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे आप, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ऑर्बिट में भेज देंगे। कुड आल्सो बी यूज टू लॉन्च न्यूक्लियर वारहेड। इसका प्रयोग करके वो न्यूक्लियर वारहेड की भी लॉन्चिंग कर सकता है, ऐसा अमेरिका को डर लगता है। लेकिन तेहरान हमेशा से ही रेगुलरली डिनाई करते रहा हैविंग एनी सच इंटेंशन। यदि हम बात करें इस रॉकेट सिस्टम की तो ये ईरान का पहला 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। विल बी एबल टू प्लेस सैटेलाइट वेइंग 80 किलो। 80 किलो तक के जो सैटेलाइट हैं इस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में ऑर्बिट में भेजे जा सकते हैं इन एन ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर। धरती से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि भेजना है 80 किलो तक के वजन वाले सैटेलाइट हम भेज सकते हैं।